बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ा था और हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम जो इस समय रिसेंट में जो हमारे कंट्री या इंटरनेशनल लेवल पर जो भी हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा फैक्ट्स और उसके कुछ स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। मैंने बताया था कि जो इस समय जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि करंट में इंटरनेशनल ट्रेड पर क्या ट्रेंड्स है इस समय, जो इस समय का पैंडेमिक टाइम चल रहा है, जो जैसा इस समय टाइम चल रहा है, क्योंकि इस समय जो इंटरनेशनल लेवल पर जो अ, जितना भी ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है आपका इस पैंडेमिक की वजह से। तो हम इस ड्यूरेशन में जो ट्रेंड पिछले 1-2 साल में रहा है उसको देखते हैं कि उसमें क्या-क्या चेंजेस हुए और क्या उसका स्टैटिस्टिक्स है। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन ये अक्सर हर साल होती है और जो लास्ट ईयर ये अभी हुई थी तो उसमें जो पैंडेमिक टाइम है उसको लेकर के हुई थी और उसमें जो की स्टैटिस्टिक्स कुछ सामने आए हैं, जो उसके कुछ की स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं वो हम उसको एक ओवरव्यू देखते हैं। तो ट्रेड ट्रेंड्स अंडर द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक, तो देखिए इसके कुछ ट्रेड। लेट अस सी। पहला यहाँ पर देखिए ट्रेड ट्रेंड्स अंडर द कोविड-19 पैंडेमिक। ये आपका ग्लोबल ट्रेड ट्रेंड का एक ग्राफ है। ये एक ग्लोबल ट्रेड ट्रेंड का एक ग्राफ है। अब यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आप देखें तो कितने ज़्यादा उसमें वेरिएशन है, कितना ज़्यादा वेरिएशन हुआ है। ये 2006 से इसको ले रहे हैं, देखिए 2006, 7, 8 और इसके बाद 9 में देखिए ये इसका कितना डाउन चला गया। ये जो हमारे पास एक 3 इसमें ग्राफ बने हुए हैं, इसमें 3 ग्राफ बने हुए हैं, एक लाइन ग्राफ है और 2 बार ग्राफ है। इसमें अगर आप लोगों को ग्राफ देखना आता हो तो देखिएगा, इसमें 2 कलर के बार ग्राफ और एक लाइन ग्राफ जो स्काई कलर का है। जो डार्क बार ग्राफ है जो छोटे वाले हैं दैट इज रियल ग्लोबल आउटपुट, वो आपका रियल ग्लोबल आउटपुट है। दूसरा उसके बाद जो लाइट कलर में बार ग्राफ है दैट इज ट्रेड है, ये आपकी ट्रेडिंग हुई है। याद रखिएगा ये वर्ल्ड लेवल पर है, ये वर्ल्ड लेवल पर है। अब फिर एक आपकी लाइन चार्ट दिया हुआ है, लाइन ग्राफ है दैट इज ट्रेड ओवर ग्लोबल आउटपुट। ये जो हमारे पास ग्लोबल आउटपुट है उसके अंदर जो ट्रेडिंग हुई है उसका ग्राफ है। तो यहाँ पर जो मेन हम दिखाना चाहते हैं वो देखिए 2009 और इसके बाद 2020, 2009-20 इसका आपको 2 मेन देखना है, ठीक है ना। ये यहाँ पर देखिए कुछ ज़्यादा ही डाउन चला गया है। ऐसा क्यों? अगर आपको याद हो तो जो 2008 टाइम का जो टाइम था वो रिसेशन का टाइम था। तो रिसेशन का टाइम था जिसकी वजह से उस समय ये ग्लोबल ट्रेड आपका बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था। और इसके बाद जो आपका 2019-20 में आप देखिए तो इसमें भी ये काफ़ी नीचे चला गया है। यहाँ पर ये क्या है, ये आपका वो पैंडेमिक टाइम पीरियड है जहाँ पर आपका ट्रेड नीचे गया है। ये आपका वो पैंडेमिक टाइम पीरियड है जहाँ पर आपका नीचे गया है। बाकी ऊपर देखिए जो हमारे पास ये ग्राफ जो है ना इसमें ये ग्रोथ रेट दी हुई है, ये आपकी ग्रोथ रेट दी हुई है और यहाँ पर ट्रेड ओवर ग्लोबल आउटपुट दी हुआ परसेंटेज में है ये। तो देखिए आपका कितना डाउन गया है, ठीक है ना। ये आपका डाउन चला गया है किसकी वजह से? केवल इस पैंडेमिक की वजह से। अब रिसेशन की वजह से तो आपका डाउन समझ में आता है कि रिसेशन हो गया, चीज़ों में आपका प्रॉब्लम हुई। लेकिन इस पैंडेमिक की वजह से मतलब कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी केवल इस पैंडेमिक ने, क्यों? क्योंकि इस दौरान आपके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, वो सब ठप पड़ गए, वो सब बंद हो गए, जिसकी वजह से
क्या हुआ, आपका जो ग्लोबल ट्रेड है वो नीचे चला गया। ये देखिए, द कोविड-19 पैंडेमिक ऑफ 2020 हैज सेवरली डिसरप्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब कि जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी थी उसको डिसरप्ट किया, उसको नीचे ले गया। वर्ल्ड जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय एन अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट इन 2020, अबाउट 5%। जो वर्ल्ड की जीडीपी है उसको कितना, 5% नीचे, 5% नीचे एक्सपेक्ट की गई, वो नीचे चली गई। The value of international trade is expected to fall by about 8%। जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो 8% नीचे डाउन हो गया। इंटरनेशनल ट्रेड आपका 8% नीचे डाउन हो गया। एज्यूमिंग दैट द पैंडेमिक इज ब्रॉट अंडर कंट्रोल। और हम ये भी मान के चल रहे हैं कि जो पैंडेमिक जो ये चल रहा है कोविड-19 का पीरियड, वो अंडर कंट्रोल है। हम उसको जब कंट्रोल में ले आए हैं तब की ये सिचुएशन है। द एक्सपेक्टेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर इज फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल ट्रेड टू रीबाउंड टू 2019 लेवल। जब हम सब कुछ सही कर लेंगे तब 2020 में हम जो 2019 में जितना डाउन थे उतना तब हम वहां तक पहुंच पाएंगे, तब हम उतना वहां तक पहुंच पाएंगे। तो आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि केवल 1 से 1.5 साल के पीरियड में ग्लोबल ट्रेड आपका कितना नीचे डाउन हो गया है। 8% का मतलब आपको बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ की जीडीपी की भी जो ग्रोथ है वो कितनी कम आती गई है, लगभग कितनी, 3 से 4%। पहले यही एक समय था जब आपका 10 से 12%, 9%, 8-9% ऐसे चलती थी। लेकिन अब क्या है, अब उसकी इस पैंडेमिक की वजह से, इस पैंडेमिक की वजह से आपका ट्रेंड बहुत नीचे चला गया है। क्यों, आपने देखा होगा कि इस समय बहुत से कंपनीज फैक्ट्री बंद हो गई, लोगों की इनकम कम हो गई, लोगों की इनकम कम हो गई, जिसकी वजह से इनकम कम हो गई तो लोगों का लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड सब नीचे चला गया। गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस थे वो एक्स्ट्रा बर्डन में चले गए। गवर्नमेंट ने बहुत से लोगों को सब्सिडी दी, खाना वगैरह दिया, ऐसा बहुत सी चीज़ें हैं। तो आपको गवर्नमेंट का बहुत सा पैसा इसमें खर्च हुआ और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो हो नहीं पाया। तो क्या हुआ, आपका ये जो वर्ल्ड ट्रेड है वो नीचे चला गया, वो नीचे चला गया। तो द इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इंटरनेशनल ट्रेड reinforces the volatile pattern observed during the last decade. The last 10 years have seen the global economy becoming less dependent on trade as needed by the value of world trade in goods and services over world output। जो वर्ल्ड का आउटपुट है, यहाँ पर देखिए, जो 2008 में ये अपने पीक पर था, 2008 में ये अपने पीक पर था, कितना, 30%। यहाँ पर इसकी ग्रोथ हुई है, ये इसकी ग्रोथ हुई है 30%। अब यहीं पर हम इसको थोड़ा नीचे देखते हैं, 2009 में ये लगभग 26%, 26% वहां से नीचे, ये कितना, माइनस का 10% नीचे चला गया, माइनस का 10% नीचे आ गया ये 2009 में। अब लगभग 2020 में देखिए, लगभग कितना, 12%। 2020 में लगभग ये माइनस का 12% गया है, ये लगभग 10 से ऊपर है, 11 से 12% ये आपका ग्लोबल ट्रेड जो है नीचे चला गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका पैंडेमिक का असर है। अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं। जो 2020 का फर्स्ट क्वार्टर, 2020 का फर्स्ट क्वार्टर मतलब कि उसमें आपका जो जनवरी फरवरी मार्च वाला है, ठीक है ना, उसमें आपका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, इसमें देखिएगा, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, साउथ साउथ और जो वर्ल्ड है, इन सबका एक कंपैरिजन दिया हुआ है, इन सबका एक कंपैरिजन दिया हुआ है। तो वर्ल्ड लेवल पर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टोटल इम्पैक्ट है फर्स्ट क्वार्टर में, वो कितना चला गया है, माइनस का 6%, माइनस का 6%। क्यों, इस समय वो था जो पैंडेमिक का टाइम जो चल रहा था, वो शुरुआती दौर था, जब पैंडेमिक अपने बहुत ज़्यादा था। तो आपने देखिए जो 2020 का जो मिड टर्म था, जो 2020 का जो सेकेंड क्वार्टर था, वहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना डाउन चला गया, माइनस का 21%। अब ये
आप समझ लीजिए वर्ल्ड लेवल पर अगर 21% नीचे चला जाता है तो इसका मतलब कि वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी नीचे आ जाती है। वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी नीचे आ जाती है क्योंकि पैंडेमिक की वजह से वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन्फेक्टेड थे। ऐसी लगभग लगभग वर्ल्ड की सभी कंट्रीज ऐसी थी जो इस पैंडेमिक से जूझ रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब पूरा ठप हो गया था। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरा ठप होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या था, इसकी वैल्यू जो है, जो इसका ग्रोथ है वो माइनस में चली गई थी। ये आपकी माइनस का 21%। और फिर वही चीज देखिए, धीरे धीरे हम लोगों ने रिकवर करना चालू किया तो देखिए कितना हो गया था, माइनस का 5%। ये माइनस का 5%। अब जो डेवलप्ड कंट्री है और जो डेवलपिंग कंट्री है उसका थोड़ा एक कंपेरिजन कीजिए। अगर हम देखें, अगर हम जो सेकंड क्वार्टर है 2020 का, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका डाउनफॉल ज्यादा हुआ। आप यहाँ पर देखें तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका डाउनफॉल ज्यादा है रादर देन द डेवलपिंग कंट्रीज से, उनका डाउनफॉल ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पर एक कंपेरिजन कीजिए, एक्सपोर्ट डेवलप्ड कंट्रीज कितना, माइनस का 24%, और जो नीचे गया, ठीक है ना, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका माइनस का 17%। जो इम्पोर्ट है वो सेकंड क्वार्टर में डेवलप्ड कंट्रीज का -22%, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनका माइनस का 20%। ठीक है ना। तो ये क्या है, आपके जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर उनका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन ये है कि बहुत सी डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां से अपना जो प्रोडक्ट वगैरह है, ये सर्विसेज हैं, वहां से लेती हैं। अब लेकिन जब ये पैंडेमिक का टाइम आया तो पैंडेमिक के टाइम पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने मंगाना कम कर दिया, मंगाना कम कर दिया, तो जिसकी वजह से इसका जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उस पर इम्पैक्ट ज्यादा पड़ा, उस पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसका इम्पैक्ट उस पर ज्यादा पड़ा। ठीक। तो आपने देखा होगा जैसे अमेरिका वगैरह में है, अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह है, ये ऐसी कोई डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ की इकोनॉमी ज्यादा डाउन हो गई थी। ठीक। अनुराग प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। अनुराग प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए। अनुराग, तो ये रहा आपका मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं उस पर ज्यादा। अब थोड़ा हम इसको रीजन वाइज देख लेते हैं, हम इसको रीजन वाइज देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ईस्ट एशिया, ट्रांजिशन इकोनॉमीज, लैटिन अमेरिका, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, साउथ एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका, ये क्या है, जो आपके रीजन वाइज है, जो आपके जो महाद्वीपीय देश हैं उनसे रिलेटेड है ये। ठीक। फर्स्ट क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में 2020 के ये डिफरेंट डिफरेंट क्वार्टर है, उसमें देखिए अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा कहाँ, साउथ एशिया। साउथ एशिया कहाँ, ये हम लोगों की तरफ। ठीक है ना। देखिए इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। और ये 2020 में, क्योंकि शुरुआती जो दौर था, शुरुआती दौर में इंडिया पे उसका इम्पैक्ट कम था, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों पर इसका इम्पैक्ट पड़ता गया, हम लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता चला गया, हम लोगों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ। तो अगर आप यही देखें तो साउथ एशिया के सेकंड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में साउथ एशिया में देखिए कितना एक्सपोर्ट का -40%, -40% इम्पैक्ट पड़ा, और इंपोर्ट पर कितना, -48% नेगेटिव। ये सब क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। मतलब कि आप यहाँ पर देखें तो केवल एक ईस्ट एशिया में, वो भी थर्ड क्वार्टर में, केवल थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, इसमें एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट में
थोड़ा सा केवल इम्पैक्ट पड़ा है पॉजिटिव, वो भी थर्ड क्वार्टर में ईस्ट एशिया में। कितना? 4% का। आपका जो 4% का पॉजिटिव इम्पैक्ट है। इसके अलावा लगभग लगभग सभी जगह एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डाउनफॉल हुआ है, डाउनफॉल हुआ है। ठीक, तो ये क्या है? ये आपके क्या है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो ये दिखा रही है कि इस समय जो पैंडेमिक टाइम है उसमें हम लोग कितना, इकोनॉमी हम लोगों की डाउन हो गई है। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। ये देखिए, ये हम थोड़ा कंट्री वाइज देख रहे हैं, जो मेजर इकोनॉमीज हैं, वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज हैं, हम उसमें से किसमें, केवल अपना इंडिया का देख रहे हैं। हम उसमें क्या हम देखेंगे कि इंडिया का हमारे पास क्या है। तो इंडिया हमारे पास देखिए इस समय पहली, दूसरी, तीसरे और चौथे नंबर पर है। जो चौथे नंबर पर है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रेंड्स ऑफ मेजर इकोनॉमीज, जो मेजर इकोनॉमीज हैं उसमें चौथे पोजीशन पर है। देखिएगा जनवरी में इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जीरो, जनवरी में इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट 0%। ठीक, इसके बाद फरवरी में ये आपका जो डेटा है 2019 का है, सितंबर 2020 तक। ठीक है ना, सितंबर 2020 तक है। तो इसमें जो जनवरी में था वो हमारे पास था जीरो। इसके बाद जो आपका फरवरी में है वो पॉजिटिव है, वो फरवरी में पॉजिटिव कितना, 4%। इसके बाद देखिएगा डायरेक्ट सीधा माइनस का 28%। याद रखिएगा, अगर आपको याद हो तो ये वो टाइम पीरियड है जहां से हमारे यहाँ पैंडेमिक का असर ज्यादा होना चालू हो गया था, जहां से पैंडेमिक का हमारे यहाँ असर होना ज्यादा चालू हो गया था। देखिए -28% पे अप्रैल और मई का वो टाइम पीरियड था जहां पर हमारे यहाँ पैंडेमिक बूम पर था, हमारे यहाँ पैंडेमिक बूम पर था। यहाँ पर अगर आपको याद हो तो पर डे 3 से 4 लाख केसेस निकलते थे, 3 से 4 लाख केसेस निकलते थे और हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा था, सब कुछ बंद था। तो यहाँ पर इस समय एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेंड देखिए कितना, -60%, -60% अप्रैल में और -51% मई में। अप्रैल में -60% और 51% अप्रैल में। जून में देखिए, फिर यहाँ पर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर जब लॉकडाउन लगा दिया था तो हमने बहुत से रिस्ट्रिक्शंस कंडीशंस लगाए थे। तो देखिए थोड़ा सा धीरे धीरे रिकवर होना फिर चालू हुआ जून और जुलाई के बाद से, जून और जुलाई के बाद से धीरे धीरे हम लोग रिकवर कर रहे हैं। तो जून में देखिए कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, यहाँ पर भी कंडीशन बहुत ज़्यादा हमारे पास खराबी है, -48%, -48%। फिर आप यहाँ पर देखिए अगस्त में, देखिए अगस्त में -26%। फिर सितंबर में -20%, -20%। ये क्या है, हमारे पास इंपोर्ट है, जो हमारा इंपोर्ट है ये चलेगा। अब थोड़ा एक्सपोर्ट में देखते हैं, तो हमारे पास एक्सपोर्ट है। देखिए हमने क्या किया, इंडिया में जनवरी में एक्सपोर्ट -1%, -1%। ये स्टैटिस्टिक्स जो हैं आपको जो करंट ट्रेड दिखा रहे हैं, ये वो ट्रेंड हैं जो आपके इंटरनेशनल बिजनेस पर जिसका पड़ा है, इंटरनेशनल बिजनेस पर जो इम्पैक्ट पड़ा है पैंडेमिक का उस ड्यूरेशन में आपके। वैसे तो ये नॉर्मल कंडीशन पे आप देखते हैं तो ये मोस्टली पॉजिटिव होते हैं, मोस्टली पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अब चूंकि हम रिसेंट में देख रहे हैं, हम लोग रिसेंट का ट्रेंड देख रहे हैं, तो रिसेंट के ट्रेंड में आपका जो 1920 का पीरियड है वो आपका बहुत ज़्यादा डाउनफॉल वाला रहा है। ठीक, अब देखिए एक्सपोर्ट में फरवरी में 4% का बढ़ा है, मार्च में देखिएगा माइनस का 34% डाउनफॉल, हम लोग मार्च में कुछ नहीं करें। इसके बाद अप्रैल में -61%, अप्रैल में -61% डाउनफॉल है एक्सपोर्ट में। अब इसके बाद मई में है आपका -35%। अगर आपको याद हो तो ये वो टाइम है जहां पर वैक्सीनेशन का टाइम चालू हो गया था, वैक्सीनेशन का टाइम चालू हो गया था, तो हमने कई कंट्रीज को वैक्सीन जो है सप्लाई की, हमने वैक्सीन सप्लाई की और हमने क्या किया था,
हमारा इस समय जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी बढ़ गया था। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ गया था, जिसकी वजह से अभी जब हम ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन वगैरह सब पढ़ रहे थे तो हमने बताया ना बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा कितना ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से क्योंकि हमारा बहुत सी कंट्रीज ऐसी थी जहाँ पर हमने जब वैक्सीन वगैरह सप्लाई की तो हमारे पास कुछ रिजर्व बढ़ा। लेकिन जब होता क्या है कि जब आपका -100 हो और उसमें से अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव चेंज हो जाता है तो उसमें वो चेंजेस बहुत ज़्यादा शो होते हैं, उसमें वो बहुत ज़्यादा चेंजेस शो होते हैं। तो इसी वजह से फिर ये आपका जो -61, -35 और फिर -12, -10, -13 और ये 4 शो कर रहा है, वो इस वजह से है। अब जैसे किसी कंट्री की अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, अगर हम कोई कंट्री है, अगर हम उसका डेवलपमेंट की बात करें, तो अगर कोई कंट्री का नेगेटिव डेवलपमेंट है, मान लीजिए वो -10% पर है, -10% पर है, और इसका मतलब है कि वहाँ की जो डेवलपिंग कंडीशन बहुत बेकार है। अब वहाँ पर अगर थोड़े से डेवलपमेंट हो जाते हैं, थोड़े से डेवलपमेंट हो जाते हैं, मान लीजिए सड़कें बन गई या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी हो गई, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, 3-4 चीज़ें फैसिलिटी बढ़ गई, तो वो जो परसेंटेज होता है वो आपके बहुत ज़्यादा चेंजेस में आता है, वो आपके बहुत ज़्यादा चेंजेस में आता है। तो ये यहाँ पर यही ट्रेंड ये शो कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास यही ट्रेंड यहाँ पर ये शो हो रहा है। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट और चाइना का ट्रेंड दिखाया जा रहा है। ये यूनाइटेड स्टेट और चाइना के दोनों ही डेवलप्ड कंट्री हैं, दोनों का ट्रेड देखिए, ठीक है ना। एक तो है यूनाइटेड स्टेट, एक है चाइना, और एक है आपका बाकी का वर्ल्ड, बाकी का वर्ल्ड। अब इसमें से देखिएगा कि सबसे ज्यादा ट्रेड किसका है, सबसे ज्यादा ट्रेड किसका है। देखिए जो डार्क कलर की लाइन है दैट इज फ्रॉम द यूएसए टू चाइना, जो आपकी जो डार्क कलर की लाइन है वो यूएसए टू चाइना है। ठीक, जो ब्लैक कलर की है, जो ब्लैक कलर की है वो है चाइना टू यूएसए, जो आपकी ब्लैक कलर की है वो चाइना टू यूएसए। और जो लाइट कलर की है, जो लाइट कलर की है वो है आपकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की। ठीक, तो अब यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहे हैं, जो आपको डॉट लाइन दिख रहे हैं, तो आप देखिए सबसे ज्यादा डॉट लाइन, एक तो पहले सीधी सी बात है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की है, वो दो होंगे। आपको जो मेन फोकस करना है, आपको जो डार्क कलर का ब्लू वाला डार्क कलर है और जो आपका ब्लैक कलर है, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखिए तो किसका ज्यादा आपका ट्रेड है, आपका किसका ज्यादा ट्रेड है, ब्लैक कलर वाले का या आपका डार्क कलर वाले का। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो ब्लैक कलर का काफी ज्यादा है, ब्लैक कलर का काफी ज्यादा है, ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो पैंडेमिक के समय पर बहुत से कंट्रीज ने चाइना के प्रोडक्ट को बैन कर रखा था, बहुत से कंट्रीज ने चाइना के प्रोडक्ट को बैन कर रखा था, लेकिन कोई भी कंट्री ज्यादा दिन तक उसके प्रोडक्ट को बैन नहीं कर पाई। इवन अपनी कंट्री में भी यही कंडीशन थी कि हमने कुछ दिन तो बैन किया, लेकिन उसके बाद हमने सारा सब कुछ ओपन कर दिया था चाइना की कंट्री के लिए। सब लोग ये इल्जाम लगाते रहे कि चाइना ने सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी क्यों, क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी और उसका ट्रेडिंग इतनी ज्यादा है वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में चाइना का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि आप उसके बराबर सस्ता प्रोडक्ट प्रोवाइड कर ही नहीं सकते हैं कहीं। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आप देखें तो चाइना की टेक्नोलॉजी मोस्टली चल रही है। अपने यहाँ देखिए लगभग 70 to 80 और कहें 90% तक जितने भी आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं उसमें चाइना की वो कोई ना कोई प्रोडक्ट लगा होगा। आप इसके अलावा इलेक्ट्रिक के जो भी इक्विपमेंट हैं उसमें देख लीजिए मोस्टली चाइना के इक्विपमेंट या उसकी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। इवन आप जिस भी फेस्टिवल में अपने यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम इतना कह सकते हैं हमारी इतनी लड़ाई चाइना से होती है, लेकिन क्या हम कभी उसके प्रोडक्ट को 100% बैन कर पाए? कभी नहीं कर पाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पास वो टेक्नोलॉजी है जो हम लोगों के पास नहीं है, और वो उस टेक्नोलॉजी जितना चीपर प्रोडक्ट वो चाइना प्रोवाइड कर सकता है, इवन अमेरिका भी नहीं प्रोवाइड कर सकता। अमेरिका भी, देखिए अमेरिका वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल कंट्री है, लेकिन फिर भी वो उसके प्रोडक्ट को बैन नहीं कर पाया। वो हाँ कहते रहे हम चाइना को ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाया। इवन जब इन्वेस्टिगेशन की बात आई थी तो क्या हुआ कि
सब लोग कह रहे थे कि चाइना को इन्वेस्टिगेशन कर, चाइना ने किसी भी कंट्री के इन्वेस्टिगेटर को या किसी भी कंट्री के पर्सन्स को अपनी कंट्री में एंटर नहीं करने दिया, और वर्ल्ड की कोई भी कंट्री उसको अपोज नहीं कर पाई। ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना वर्ल्ड की एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। इकोनॉमिक, अगर आपके पास इकोनॉमिक है तो आप वर्ल्ड की बहुत अच्छे इकोनॉमिक कंडीशन में या वर्ल्ड के पावरफुल कंट्रीज में होते हैं। अब हमारी कंट्री का क्या था? अब देखिए, जब हम अपने वहां का ट्रेड बता रहे हैं, हमारी कंट्री इस पैंडेमिक के पहले काफी तेजी से ग्रो कर रही थी। इस पैंडेमिक के पहले बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। अब क्या है, अब हमको जो ये रिकवरी करनी है इस पैंडेमिक की वजह से, जो हमारा इकोनॉमिक लॉस हुआ है इसकी रिकवरी करने में कम से कम 10-12 साल लग जाएंगे। अब देखिए, यही इस ट्रेंड को थोड़ा जस्ट अपोजिट चाइना वाले में साउथ कीजिए। चाइना जिस जो कंट्री इस पैंडेमिक की ओरिजिन थी, वहां पर आपको देखिए केसेस 1 साल क्या 6 महीने के अंदर अंदर सब कुछ वहां खत्म हो गया। वहां पर उतने केसेस भी नहीं हुए, कुछ नहीं हुए, जबकि वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और वहीं से वो पैंडेमिक ओरिजिनेट हुआ, लेकिन उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, उसको कोई कुछ नहीं कर पाया। उसने सब कुछ अपना वैक्सीन भी कर लिया, वहाँ के लोग भी सब ठीक हो गए, सब कुछ सही हुआ, इकोनॉमी वहाँ की स्ट्रांग हो गई। अब जो अदर कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज जो डेवलप कर रही थी, जैसे इंडिया हो गई, अमेरिका हो गया, जापान वगैरह हो गया, जर्मनी हो गई, ये क्या थी? ऐसी कंट्री थी जो इकोनॉमिक लेवल पर बहुत डेवलप कर रही थी। तो चाइना ने अब उन सबको पीछे छोड़ दिया। अब क्या है, अब ये सारी की सारी कंट्रीज को अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन से उससे उभरने के लिए काफी वक्त लगेगा। अब उतने समय में वो तो आगे निकल ही गया, अब उतने समय में वो और आगे निकल जाएगा। ये क्या है, ये वर्ल्ड का एक ऐसा ट्रेड है जो इस समय इकोनॉमिक वॉर चल रही है। अगर हम देखें तो वर्ल्ड में इस समय एक इकोनॉमिक वॉर चल रही है जिसका इन्फ्लुएंस यूएस हम चाइना ट्रेड वॉर। जी सर, यूएस चाइना ट्रेड वॉर। हाँ, यूएस चाइना ट्रेड वाले, लेकिन हम इसको यूएस चाइना ट्रेड वाले, हम इसको वर्ल्ड की इकोनॉमिक वॉर बोलेंगे। यूएस ट्रेड चाइना वॉर। अभी जब आप यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, हम केवल इसको चाइना और यूएस की बात नहीं करेंगे, हम इसको वर्ल्ड लेवल पर कहेंगे। क्यों? क्योंकि इस समय लगभग वर्ल्ड की सभी कंट्रीज हैं, वो तो उनका अपना, जैसे यूएस और चाइना के अगर यहाँ पर आप ग्राफ देख रहे हैं तो ये उनका पर्सनल हो गया, लेकिन वर्ल्ड की कोई भी कंट्री उससे ऐसी नहीं है जो इन्फ्लुएंस ना हुई। हम लोग बोलते रहते हैं, आप लोग न्यूज में देखते हैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर, लेकिन जो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज उससे इन्फ्लुएंस है। नाउ अब आगे देखते हैं, वर्ल्ड ट्रेड में एक्सपोर्ट ग्रोथ देखिए, वर्ल्ड ट्रेड में एक्सपोर्ट ग्रोथ देखिए, यहाँ पर देखिए 2005 से लेकर के 19 तक का 19 तक अच्छी खासी ग्रोथ हुई। 2009 में देखिए, ये वो हमारा जो 7-8 में हमारे पास क्या हुआ था, रिसेशन वाला टाइम। फाइनेंशियल क्राइसिस सर, हाँ, ये 2008 आपका वाला। हाँ 7-8-9 में आपका जो रिसेशन वाला टाइम आया था, इसकी वजह से यहाँ पर इसका डाउनफॉल होता है आपका। अभी जो हमने पीछे एक ग्राफ देखा था, यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमने पहला ग्राफ देखा था, एक ये वो टाइम था जो फाइनेंशियल क्राइसिस और आपका रिसेशन वाला टाइम था, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही देखिए, अब जो हम यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं ये उसी चीज को शो कर रहा है। ये यहाँ पर देखिए, जो आपका वर्ल्ड ट्रेड है सॉरी, यहाँ पर आपका कितना डाउन जा रहा है ये, जी पर यहाँ पर सर देखिए। इंडिया इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ था। हाँ, उसका मैंने इसका कारण भी बताया था आप लोगों को कि इंडिया इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था वो बैंकों के कारण हुआ था। जो बैंक्स और होते सर हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स। हाँ जो बैंक्स होते हैं उसकी वजह से हुआ था। और अपने यहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है, जो आपका यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम है, उससे थोड़ा अलग है। वहां पर क्या है, हमारे यहाँ मोस्टली सेफ साइड लेकर के चलते हैं, ये चीज हम, रेगुलेशन ज्यादा है। हाँ तो हम सेफ साइड लेकर के चलते हैं, तो हमारे पास क्या है, हम लोगों पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम इन्फ्लुएंस हुए थे। हाँ, एक चीज और होती है, हमारे यहाँ का जो सबसे एक बहुत अच्छा फैक्टर ये है कि जो रिसेशन का इन्फ्लुएंस नहीं होता, उसका एक सबसे बड़ा मेन कारण था हमारे यहाँ की फीमेल्स, जो हमारे यहाँ की फीमेल कंज्यूमर हैं, उसका एक वो बहुत बड़ा कारण था, रीजन। उसमें ये हुआ था कि आप यूरोपियन कंट्री में चले जाएं जहां पर ये फाइनेंशियल क्राइसिस और ये सब हुआ था, तो क्या हुआ था कि वहां पर सब मेल फीमेल इक्वल है, तो वहां पर कंजम्पशन सब दोनों बराबर करते हैं। हमारे यहाँ की फीमेल की एक टेंडेंसी है
कि अगर उनके पास मनी है तो वो उसको रिजर्व करके रख लेती हैं, उनको रिजर्व करके रख लेती हैं। अगर आप कभी देखें अभी जो हमारे यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो डिमोनेटाइजेशन में बहुत सी लेडीज के पास इतना पैसा निकला कि वो आपको उम्मीद ही नहीं होगी कि उनके पास इतना पैसा है। ऐसा क्यों? वो पैसे को रिजर्व करके चलती है। जैसे हम अपने यहाँ गोल्ड है, जैसे फॉरेन में है गोल्ड की कोई भी ज्वेलरी वगैरह पहनने के इस्तेमाल नहीं, तो वहां पर मोस्टली जो है इन्वेस्टमेंट के पर्पज पर गोल्ड का इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या, जो फीमेल वगैरह होती है उसको रिजर्व करके रखती हैं, उसको रिजर्व करके रख लेती हैं, तो ऑलरेडी उनके पास इतनी मनी तो हमेशा होती ही होती है कि जो उनको कभी भी रिक्वायरमेंट अगर उनकी बेसिक हो तो उनको फुलफिल किया जा सकता है। उनके पास हमेशा ये चीजें होती हैं। तो उसका पहले बात, जो फीमेल की सेविंग होती है, फीमेल का गोल्ड अफेक्शन, जो सोने के प्रति उनका प्यार है, वो भी ये ऐसे बहुत से कारण थे जिसकी वजह से हमारे यहाँ रिसेशन का इन्फ्लुएंस बहुत कम हुआ था। जब इसका एनालिसिस हुआ था, जो 2008-9 का क्राइसिस है, तो जब उसका एनालिसिस हुआ था तो उसका ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि फीमेल्स की वजह से हमारे यहाँ उसका इन्फ्लुएंस कम हुआ था। नाउ अब आगे देखते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन गुड्स, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन गुड्स। देखिए जो डेवलप्ड कंट्री में है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और फिर डेवलपिंग कंट्रीज में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक, तो ये देखिए जरा हमारे पास जो अलग अलग ग्राफ बने हैं, जो अलग अलग ग्राफ बने हैं, ये आपके क्या शो कर रहे हैं? जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो नीचे हैं, वो नीचे हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ऊपर हैं। ऐसा क्यों? जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, मोस्टली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हीं पर डिपेंड होती हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं मोस्टली मटेरियल, जो प्रोडक्ट होते हैं वो वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन जो पैंडेमिक के समय में मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज ने इंपोर्ट अपना कम कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उस पर उसका इम्पैक्ट ज्यादा हुआ। ठीक है ना? तो ये आपकी देखिए, फिर यहाँ पर एक जो मेजर इकोनॉमीज हैं चाइना और यूएसए वगैरह वो दिया हुआ है, और यूरोपियन यूनियन वो दिया हुआ है। ये कुछ स्टेटिस्टिक्स, ये कुछ फैक्ट्स हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, वैल्यूज ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बाय रीजन। अब ये रीजन वाइज है। यहाँ पर देखिए ब्रिक्स, हम लोगों का केस में ब्रिक्स में आएगा। तो ब्रिक्स में देखिए डेवलप्ड कंट्रीज का यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ये ज्यादा है। ठीक है ना? 2019 की हम बात कर रहे हैं, केवल 2019 में देख रहे हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लगभग बराबर है सब पूरा। इसमें ब्रिक्स का एक्सपोर्ट ज्यादा है। ब्रिक्स का जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स ये जो है ये कंट्रीज हैं। डेवलप ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है, इसमें जो अपने कुछ कंट्रीज हैं उसका ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें BRICS इसका एक फॉर्म है। ठीक, तो ये हमारे पास, हम केवल अपना ब्रिक्स का देखते हैं क्योंकि हम इसमें फॉल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सर्विसेज के फील्ड में, तो सर्विसेज के फील्ड में अगर देखें तो हमारे यहाँ पर ब्रिक्स में एक्सपोर्ट ज्यादा है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट ज्यादा है। ठीक है ना? क्योंकि इंडिया का मोस्ट ऑफ द जो एक्सपोर्ट होता है वो सर्विसेज एक्सपोर्ट होती हैं, और अपनी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सर्विस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो सर्विस इंडस्ट्री है उसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है अपनी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर देखिएगा ब्रिक्स में जो गुड्स है, गुड्स वाले में जो नीचे का एरिया है वो छोटा है, लेकिन जब ये सर्विसेज के सेक्टर में जाएंगे तो सर्विसेज के सेक्टर में ये ज्यादा हो जाता है, ये ज्यादा हो जाता है। नाउ ये देखिए कुछ जो है आपके ट्रेड हैं 2019 के लास्ट ईयर के कुछ ट्रेड दिए हुए हैं। ये कुछ ट्रेड दिए हुए हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसका किसका? डेवलप्ड कंट्रीज का, ईस्ट एशिया का, ट्रांजिशन इकोनॉमीज का, लैटिन अमेरिका का, वेस्ट एशियन नॉर्थ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का और साउथ सहारन अफ्रीका का। ये सब आपका इसमें ट्रेड दिया हुआ है 2019 का, जिसमें से अगर आपको इसमें से चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं कि कहां पर किस कंट्री में किसका ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ और किसका ज्यादा इंपोर्ट हुआ।
अब ये आप लोगों को करना है, आप लोग देखेंगे इसमें, अपना इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा कि अभी रिसेंट टाइम में इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना है, आप लोग इसको चेक कीजिएगा। और वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है अभी हाल फिलहाल में, जो 2019, 20 और 21 का है। 21 का भी तो पूरा डेटा नहीं आया होगा, लेकिन 19, 20 जो ये आपका पैंडेमिक टाइम है, इसमें आप इंडियन कंट्रीब्यूशन देखिएगा जरा। ठीक, यहाँ पर देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। अब ये वर्ल्ड ट्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, ये क्या है, ये कंट्रीज है ये, ठीक है। नॉर्थ की कंट्रीज, साउथ नॉर्थ की कंट्रीज, ये हम जब वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ये वो सारी कंट्रीज हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं किसका, वर्ल्ड ट्रेड का, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। नाउ अब देखिए, 2018 से 19 के बीच में चेंजेस क्या हुए। 2018 से डिफरेंट सेक्टर में, अब ये क्या है, सेक्टर वाइज है थोड़ा। एग्रीकल्चर, यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्टर, यूरोपियन यूनियन इंपोर्टर। चेंज कितना है 18-19 में, 9%, वो सॉरी 3% का, कितना, वो भी माइनस में, मतलब कि इनका इंपोर्ट बढ़ गया, एक्सपोर्ट कम हुआ। इतना माइनस का 3%, वैल्यू 2009 में कितनी, 500 यूएस बिलियन डॉलर, 500 यूएस बिलियन डॉलर जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक। फिर इसके बाद यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, चेंजेस कितना है, 12% पॉजिटिव। अब जरा हम चाइना वाला देखते हैं, जो चाइना वाला देखते हैं कहाँ से है, ये रहा। चाइना में आप देखिएगा, जो यूरोपियन यूनियन और चाइना और ब्राजील और चाइना और फिर है यूएसए और चाइना। तो ब्राजील और चाइना को छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्राजील की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ब्राजील की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बाकी अब नीचे आते हैं, यूरोपियन यूनियन और यूएसए चाइना में देखिए, 92% पॉजिटिव और 21% पॉजिटिव, 92% पॉजिटिव है यहाँ पर। चेंजेस कितना। अब ये क्या है, आपके एक्सपोर्टर इंपोर्टर का डिफरेंस है। आप जहां पर भी चाइना है, आप ये देख रहे हैं, जो 19-20 का जो पैंडेमिक टाइम है, वहां पर हर कंट्री का नेगेटिव में है, जो डेवलपमेंट है वो नेगेटिव है, और वहीं पर चाइना जहां जहां भी है उसका मोस्टली पॉजिटिव है। अब इसके नेचुरल रिसोर्सेज में देखिए, नीचे आइएगा, नीचे नेचुरल रिसोर्सेज, इसका डिफरेंस देखते हैं, चेंजेस। चाइना वाले में देखिए, पहला 5% पॉजिटिव, फिर यहाँ पर रसिया फेडरेशन चाइना माइनस का 1%, फिर ब्राजील और चाइना कितना, 18% पॉजिटिव, सऊदी अरेबिया और चाइना 30% पॉजिटिव, फिर ऑस्ट्रेलिया और जापान ये 1% बने। तो चाइना का मोस्टली पॉजिटिव। इसके अलावा बाकी के देखिए जरा, बाकी के देखिए मोस्टली नेगेटिव है, मोस्टली नेगेटिव है। तो चाइना के पास ऐसा क्या है जो वर्ल्ड के पास नहीं है, वो ऐसी इकोनॉमी है वर्ल्ड की जो सब पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर रही है। अब जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि यूएस चाइना ट्रेड वार की, लेकिन अब अगर यहाँ पर देखें तो पूरे यूरोपियन कंट्रीज को चाइना काफी माल सप्लाई कर रहा है। जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं, चाइना पूरे यूरोपियन कंट्रीज को, अफ्रीकन कंट्रीज को, इवन अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है, अरेबियन कहाँ है, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरबिया गल्फ कंट्रीज तक को वो अपना सप्लाई कर रहा है वो। तो जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो रही है, चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग। जो बाकी अदर कंट्रीज हैं अभी तो उनको पैंडेमिक में ही सब उलझे हैं। अगर आप कभी अभी करंट हाल में देखें तो काफी कंट्रीज अभी केवल
नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा मेरे ख्याल से शायद प्रॉब्लम हो गई थी। तो चलिए अब जो है हम थोड़ा सा ई कॉमर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस समय ई कॉमर्स का भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमी में, ठीक है। ये हमने एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग ये दिया। इसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं, टाइम ओवर हो रहा है। ये है ट्रेड इन गुड्स बाय सेक्टर। ट्रेड इन गुड्स बाय सेक्टर मतलब कि केमिकल सेक्टर, कम्युनिकेशन, मशीनरी, एनिमल, एग्रीकल्चर, वुड, ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर वाइज आपके ये कुछ दिए हुए हैं कि कितने मिलियन या ट्रिलियन डॉलर में इनका ट्रेड हुआ है सेक्टर वाइज 2019 में, 18 में और 2005 में। तो आपको केवल 18 और 19 का देखना है। 18 में क्या कंडीशन में थे और फिर इसके बाद 19 में हम क्या कंडीशन में आ गए, ठीक। ट्रेड इन सर्विस बाय सेक्टर, अब ये देखिए सर्विस सेक्टर में इसका कितना ट्रेड हुआ 19 और 18 में। तो अगर आप देखें तो ट्रेवल में काफी बढ़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट में कम हुआ है, टेलीकॉम में भी लगभग इक्विवेलेंट है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं है। ट्रेवल में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ट्रांसपोर्ट में लगभग इक्वल है, टेलीकम्युनिकेशन में इक्वल है लगभग, थोड़ा बहुत चेंजेस है, प्रोफेशनल एंड कंसल्टिंग में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, फाइनेंशियल में कोई चेंजेस नहीं हुए, आईपीआर में कोई चेंजेस नहीं है, गुड्स एंड फील्ड रिलेटेड में कोई भी चेंजेस नहीं है, आर&डी में कोई चेंजेस नहीं है। जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो सबसे कम है, जो गवर्नमेंट सेक्टर की सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की सर्विसेज क्यों कम हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट अपने आप में ही खुद उस समय उलझी हुई थी, जो पैंडेमिक है, तो पैंडेमिक के ट्रीटमेंट में ही उसका सारा ध्यान लगा हुआ था। नाउ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ये वर्ल्ड का आपका दिया हुआ है। जो ऊपर वाला ग्राफ है आपका इंपोर्ट का है, जो ज़्यादा डार्क है वो है वेरी हाई प्रॉपर्टी, जहां पर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ है। ये इंपोर्ट हुआ है सबसे ज़्यादा, जो ज़्यादा डार्क है। फिर उससे जो कम डार्क है वो मतलब कि उससे कम इंपोर्ट हुआ है। फिर जो हल्का है मॉडरेट जहाँ इंपोर्ट हुआ है, फिर उसके बाद जो लाइट है वो और कम, उसमें जो सबसे ज़्यादा डार्क है मतलब कि जहाँ पर 50% से ज़्यादा आपका क्या है इंपोर्ट हुआ है। फिर 30 to 50% के बीच में जहाँ इंपोर्ट हुआ है वो कम डार्क वाला, उससे कम डार्क वाला है। फिर जो उससे कम डार्क है वो 20 to 30% के बीच में इंपोर्ट है। फिर जो आपका लो आपका इंपोर्ट है वो 10 to 20% है, और जो लेस देन 20% है वो बिल्कुल हल्का, जो सबसे मिनिमम कलर। अब जैसे अगर हम इंडिया का नक्शा देखें तो इंडिया हमारा आ रहा है 20 to 30 वाले में, 20 to 30 वाले में मतलब कि मॉडरेट प्रोपेंसिटी में, ठीक है ना। यहाँ पर इसका मॉडरेट आपका इंपोर्ट हुआ है। अब यही चीज अगर आप एक्सपोर्ट में देखें, तो देखिए इसमें कलर थोड़ा सा और हल्का हुआ है, मतलब कि यहाँ पर आपका जो एक्सपोर्ट है वो कितना हुआ है 10 to 20%। यहाँ पर इंपोर्ट में कलर डार्क है और एक्सपोर्ट में कलर लाइट है। इसका मतलब कि आपका इंपोर्ट ज्यादा हुआ है, एक्सपोर्ट आपका कम हुआ है। इंडिया वाले केवल आप मैप को देखिए, यहाँ पर इंपोर्ट ज्यादा किया गया है और एक्सपोर्ट कम किया गया है। अब देखिए जहां पर सबसे जो ट्रेड बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज ए परसेंटेज ऑफ ओवरऑल वर्ल्ड इम्बैलेंस, जो इम्बैलेंस हुआ है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। देखिए क्या एज ए परसेंटेज ऑफ ओवरऑल वर्ल्ड इम्बैलेंस, तो जो रेड कलर है वो सबसे ज्यादा वेरी लार्ज डेफिसिट का मतलब कम हुआ, वेरी लार्ज डेफिसिट। तो इंडिया देखिए किसमें रेड कलर में आ रही है, आपकी रेड कलर में इंडिया आ रही है। तो इट मीन्स देयर इज वेरी लार्ज डेफिसिट एंड इट्स वैल्यू इज मोर देन 7%। इसका जो डेफिसिट है मोर देन 77% है। यहाँ पर ट्रेड बैलेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज ए परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में देखिए। अब जीडीपी के टर्म में थोड़ा सा इसको देखते हैं, तो व्हाइट का क्या मतलब है नो डेटा, और उससे
जो है वेरी लो सरप्लस, जो आपका ये कलर है, ये वाला, ये दिखा रहा है आपका वेरी लो सरप्लस और डेफिसिट लेस देन 5%। जीडीपी में भी आपका इसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी में। ठीक, ये एग्रीकल्चर का है। एग्रीकल्चर में आपका आ रहा है लो डिपेंडेंस, और यहाँ पर आपका चेंज इन एग्रीकल्चर में जो ब्लू कलर है आपका वेरी हाई डिक्रीज, मतलब कि आपका बहुत ज्यादा यहाँ पर रिसोर्सेज घट गए हैं 2000, लेकिन ये इंडेक्स है 2014 टू 2019 की। चेंज इन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंडेंस इंडेक्स ऐसे 2014 एंड 19। यहाँ पर इसका कलर देखिए डार्क ब्लू, एंड द डार्क ब्लू रिप्रेजेंट्स द वेरी हाई डिक्रीज मोर देन 25%, मतलब कि जो एग्रीकल्चरल चेंजेस हैं वो 25% आपके लगभग कम हो गए हैं, डिक्रीज हुए। ठीक है ना। तो जबकि आपका इंडिया जो है एक कृषि संवर्धन देश है, कृषि प्रधान देश है ना, एग्रीकल्चर जोन देश, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा कृषि का वो हो गया है। फूड एंड एनर्जी के प्रोपोजिशन में देखिए, फूड एंड एनर्जी हम केवल इंडिया का देख रहे हैं, ये है हाई सरप्लस। फूड एंड एनर्जी नेट पोजीशन में, हाँ यहाँ पर इंडिया का थोड़ा सा बढ़ा हुआ हाई सरप्लस है। फूड एंड एनर्जी में इंडिया के पास ठीक ठाक अभी कमी नहीं है, हमारे पास खाने के लिए सब कुछ है, ये हम सरप्लस में है। एनर्जी नेट प्रोपोजिशन में वेरी हाई डेफिसिट, एनर्जी में हमारे पास कम है, फूड में तो है लेकिन एनर्जी में हमारे पास नहीं है, एनर्जी कंजम्पशन हमारे पास ज्यादा है और प्रोडक्शन हमारे पास कम है। और देखते हैं दूसरी चीजें जरा, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स, यहाँ पर ये है आपका हाई डाइवर्सिफाइड, ये आपका हाई डाइवर्सिफाइड में आ रहा है। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाइड डेस्टिनेशन में ये ऊपर प्रोडक्ट वाइज दिया है या डेस्टिनेशन वाइज दिया है, ये आ रहा है आपका मॉडरेट में, इंडिया आपका मॉडरेट में आ रहा है, लगभग एवरेज है। तो ये आपके क्या है चेंजेस हैं, ये आपके चेंजेस हैं, आप इसको जो है आप देख लीजिएगा ट्रेंड में। इसके अलावा और बहुत से फैक्ट हो सकते हैं, तो आप लोग इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब अगर यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। और या वन मोर थिंग, सभी लोग अपना नाम प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए, सभी लोग चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए प्लीज। या हम ना बोलिए सर इंडिया की एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी क्यों कम हुई है? क्यों डिपेंडेंसी, इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, और देखिए इस समय बेटा आप तो इस समय फॉरेस्ट चल रहा है, पिछले से होने जा रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, सभी किसान तो आप देख रहे हैं बैठे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर पर कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए आप देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से अब लोग जॉब पर ज्यादा डिपेंड रखते हैं। एग्रीकल्चर कितने लोग करते हैं, पहले आज से यही आप 15-20 साल पहले देखें तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ज्यादा करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री जो कारपोरेट है उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने से कारपोरेट क्या कर रहे हैं, इसकी कीमतें कम दे रहे हैं। अब फार्मर किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए तो प्रोटेस्ट कर रहे थे ताकि उनकी जो क्रॉप है उसका सही उनको प्रॉपर बेनिफिट मिले। तो हमारे यहाँ लेकिन वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो लोग क्या करें खेती छोड़ रहे हैं, इसीलिए डिपेंडेंसी हमारी कम हो रही है। हम लोग एग्रीकल्चर में थोड़ा हम लोगों का जो फोकस है वो कम हुआ है। अब देखिए गवर्नमेंट इतने दिन से फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं, एक चीज देखिए कितने फार्मर कितने हो गई, कितने लोग खाने इनके पास है कि नहीं है, तो ये सब देख करके फार्मर कौन सा पर्सन फिर करना चाहेगा। तो ऐसे बहुत फैक्टर, और कुछ लोग ये क्या करते हैं कि आपका जो केमिकल का इस्तेमाल है तो उससे आप जमीन की जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो रही है। देख रहे हैं कि कितना केमिकल वाला आ रहा है, तो इंडस्ट्री को क्या है अपना बेनिफिट चाहिए, उसने केमिकल वाले फर्टिलाइजर प्रोड्यूस किए, फार्मर्स को दे दिए, जिससे आपकी जो लैंड की फर्टिलिटी है वो भी कम हुई। तो ये क्या है, ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो आपकी एग्रीकल्चर से लोगों को
क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं। इसी वजह से एग्रीकल्चर पर ज्यादा ध्यान न देने की वजह से वो नीचे है। अब इतने पूरा साल 1.5 साल में देखिए एग्रीकल्चर में बहुत, एक तो जो फार्मर्स हैं, पैंडेमिक की वजह से, दूसरा उनको जो क्रॉप की सही वैल्यू है उसको वो ना मिल पाना, फार्मर प्रोटेस्ट। अभी आपने ग्राफ देख, एग्रीकल्चर में पिछले साल में बहुत ज्यादा आई। अब ये फैक्टर्स आप देख रहे हैं, पैंडेमिक, क्रॉप की सही नहीं, फार्मर प्रोटेस्ट, इसके अलावा गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं, इंडस्ट्री का ज्यादा उसमें इंटरफेयर, ये सारे फैक्टर्स की वजह से एग्रीकल्चर हमारा सेक्टर डाउन जा रहा है। सो एनी मोर क्वेश्चंस? सभी लोगों ने नाम लिख दिया? Yes, sir. जी, सब लोग अपना नाम जरूर लिखिए। Yes, sir. Yes, sir. कई लोगों ने भी, मुझे लगता है बहुत से लोगों ने 31% ज्वाइन है, लेकिन नाम तो बहुत ही कम है। प्लीज अपना नाम लिख दीजिए, नहीं तो अटेंडेंस फिर वो काउंट नहीं हो पाती ना। लेट अस सी। आशीष कुशवाहा नाम लिख दीजिए प्लीज अपना, आपने सर लिखा है, ठीक। अमन प्रताप सिंह, अमन प्रताप सिंह लिख दिया। हमना, आप भी बेटा अपना नाम लिख दीजिए। जयशंकर तिवारी, आप भी अपना नाम लिख दीजिए। श्रेया कनौजिया, अक्षिता गुप्ता, ये सब आप लोग अपना नाम लिख दीजिए बेटा। नैना, आप भी अपना नाम लिख दीजिए। सर लिख दिया। ओके, थैंक यू। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, पूछिए। सर वो इंटरनल के लिए आप कुछ देंगे क्वेश्चंस जो हम लोग नोटबुक में लिखेंगे? हाँ बिल्कुल, आपका, हाँ एक चीज और हम बता रहे हैं, टेस्ट होने वाला है आपका 16 से 21 के बीच में टेस्ट होगा आपका, ठीक है ना। मैं यहाँ पर चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ योर, और डेट में, और अभी कल मैं क्लियर कर दूंगा, योर क्लास टेस्ट इज। सर कैसा टेस्ट? जो हम पढ़ा रहे हैं इसी क्लास का टेस्ट की मतलब सेमेस्टर? नहीं, क्लास टेस्ट होगा नहीं सर, ऐसा आपका। न्यूज़ आया, ऐसा मतलब सर सुन रहे थे कि सेमेस्टर टेस्ट भी होने वाला है इसी मंथ। सेमेस्टर का एग्जाम होगा और आपका क्लास टेस्ट होगा। मान लीजिए ये भी हो सकता है ना कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन बन गई, एग्जाम नहीं हो पाते हैं, तो फिर वो हम आपको प्रमोशन का वो बना लेंगे ना उसका बेस फिर। सर तो आपको मतलब आपको क्या कुछ न्यूज़ है आपके पास कि मतलब सेमेस्टर का एग्जाम होगा इस मंथ, कुछ प्रोबेबिलिटी है? देखिए हम ऐसा कुछ नहीं बता सकते हैं अभी फिलहाल, तो जो भी होगा तो वो आपको पता चल जाएगा वो। ओके। और सर एक और क्वेश्चन था कि सर आपका कोई गूगल क्लासरूम है सर बिजनेस इकोनॉमिक्स का, कि पता नहीं है सर, कि जहाँ पे आप पीपीटी शेयर करते हो तो उससे रिवीजन के लिए बहुत आसानी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है, गूगल क्लासरूम मेरे पास तुम लोगों का नहीं है, मेरे पास जो बाकी अदर क्लासेस हैं उनका है, तो उसमें तो मैं अपना सब कुछ शेयर कर देता हूँ। आप लोगों की मेरे पास चूंकि ईमेल आईडी वगैरह कुछ नहीं है, तो सर फिर तो मैं सीआर से जो सीआर आप लिंक शेयर कर देते हैं गूगल क्लासरूम का, जिस जगह आप सब पीपीटी अपने सब डालते हैं पूरी, तो उससे हम लोग भी ज्वाइन हो जाते हैं, तो चलिए बहुत ठीक है, मैं अच्छा आपके ग्रुप पर आपके एक क्लासरूम बना करके उसका एक लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं आपकी सारी पीपीटी और पूरा नोट्स, मतलब कि एक बुक है पूरी, वो आपको मैं शेयर कर दूंगा। मैं हाँ सर, ये अच्छा बेटर हो जाएगा सर, उससे बहुत हेल्प हो जाएगी। क्योंकि मैंने जो अदर जैसे आपके 4th सेमेस्टर में है उसमें मैंने कुछ बुक्स वगैरह शेयर कर दी हैं, तो है ना। हाँ बताइए, आपका क्वेश्चन बताइए। सर ये पूछ रहे थे कि इंटरनल मार्क्स के लिए आप कुछ देंगे लिखने के लिए नोटबुक में बेटा कुछ? क्लास टेस्ट होगा, क्लास टेस्ट आपका, क्लास टेस्ट और सर। एक अगर टाइम मिलेगा तो एक असाइनमेंट, और इसके अलावा अटेंडेंस, ये 3 चीजें आपका इंटरनल के लिए बेस रहेगा। ये क्लास टेस्ट के लिए मैंने डेट यहाँ पर लिख दिया है, 16 से 21 के बीच में आपका होगा। वो टाइम वगैरह भी आपको बता दिया जाएगा, जो क्लास की टाइमिंग होगी उसी टाइम पर होगा वो। और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पॉसिबल है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो, उसमें लगभग 20 to 30 क्वेश्चन होंगे, हर यूनिट से लगभग 5-5, 6-6 क्वेश्चन, और उसमें से आपके ऑब्जेक्टिव में से एक सेलेक्ट करेंगे और आपके अंदर उसी में से आपको उसी दिन तुरंत आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और उसका हाँ टाइमिंग जरूर कम रहेगा, क्योंकि उसमें बच्चे चीटिंग करने के चांस रहते हैं ना,
तो अगर 30 क्वेश्चन है तो ये मान के चलिए लगभग 15 मिनट के आसपास रहेगा, ताकि बच्चे ढूंढने में ही वो लगा दें। फिर वो 15 मिनट के बाद जो भी सबमिट करेगा उसका फिर वो नहीं हो पाएगा, वो उसका काउंट नहीं होगा वो। तो उसमें केवल शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग 15 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन, क्योंकि उसमें थ्योरेटिकल होता है, अगर ज़्यादा टाइम होगा तो केवल आप लोग यहाँ वहाँ देखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो चलिए, एनी मोर क्वेश्चन? नो सर। सर ओके, हाँ जी, सर हाँ वर्तिका बोलिए। सर वो आप जो गूगल क्लासरूम की इनवाइट लिंक सेंड करिएगा वो ऑफलाइन ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा।